खबरदार तक पर दिखाई जाने वाली सुपरहिट फिल्मों की कहानियों की श्रृंखलाओं में आज मैं इसकी अगली कड़ी के रूप में जिस फिल्म को लेकर आपके समक्ष उपस्थित हुआ हूं, वह फिल्म है किस्मत। वैसे तो किस्मत विभिन्न काल में अलग अलग हीरो और हीरोइन के द्वारा बनाए गए, लेकिन मैं इस समय जिस किस्मत की बात कर रहा हूं वह किस्मत 1943 ईस्वी में रुपहले पर्दे पर आई थी। यह उस समय की कई मायने में पहली फिल्म थी और कई वर्षों तक वह आखिरी फिल्म रही थी अपनी प्रसिद्धि के मामले में। और जब तक शोले फिल्म ने आकर उसका यह रिकॉर्ड तोड़ नहीं दिया, तब तक वह सबसे ज़्यादा समय तक किसी टॉकीज में लगे होने वाला एकमात्र ऐसी फिल्म थी जो अपने समय में कई नए नए प्रयोगों को लेकर सामने आई थी। इस फिल्म में मुख्य भूमिका अशोक कुमार और मुमताज़ ने निभाया है और यह फिल्म कोलकाता के रीगन सिनेमा हॉल में लगातार बिना बदले हुए सभी शो में 300 से भी ज़्यादा दिनों तक चला था, जो कि लंबे समय तक एक रिकॉर्ड रहा। और शोले ने 500 दिनों तक लगातार एक फिल्म किस टॉकीज में चलकर इसका रिकॉर्ड तोड़ा था। यह पहली फिल्म थी अपने समय की जिसमें एंटी हीरो के रूप में अशोक कुमार रुपहले पर्दे पर छा गए थे और मुमताज ने भी बड़ी अच्छी भूमिका में किस्मत का वर्णन किया है कि किस प्रकार किस्मत उसके साथ लगातार खेल पर खेल करती चली जाती है, लेकिन वह टूटती नहीं और अपने आशा को संजोए हुए रहती है, जिसमें अशोक कुमार का उसे साथ मिलता है। तो फिर अशोक कुमार पर वह किसी कारणवश घृणा भी करने लगती है, जो अशोक कुमार का एंटी हीरो का रोल जब उसकी समझ में आ जाता है। इस फिल्म में उस समय की परंपरा के विरुद्ध विवाहेतर गर्भधारण की स्थिति को भी दिखाया गया है, जो उस समय के लिए एक असामान्य बातें थी। और सबसे बढ़कर तो यह कि उस समय द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा था और भारत में भी स्वतंत्रता संग्राम चल रहा था। इसके लिए इस फिल्म में अलग से कई देशभक्तिपूर्ण गाने को जोड़ा गया था, जिसने हमारे देश के स्वतंत्रता सेनानियों के मन में आज़ाद कराने की भावना को और प्रबल कर दिया था। आइए जानते हैं इस फिल्म किस्मत की क्या है कहानी। फिल्म किस्मत की शुरुआत एक जेल के दृश्य से होती है, जिसमें एक जेबकतरा और ठग जिसका नाम शेखर है और जिसकी भूमिका अशोक कुमार ने निभाई है, वह जेल से बाहर निकलता है। इसके लिए यह तीसरा अवसर है जबकि अपने इस गलत धंधे की वजह से वह सजा काटकर इस जेल से रिहा हो रहा है। जेलर उसके जब्त सामान लौटाते समय इसे सुधर जाने और इस धंधे से तौबा करने की सलाह देता है, लेकिन यह बिना वक्त जाया किए एक व्यक्ति की घड़ी मार लेता है और इस चोरी का सामान खरीदने वाले दुकान के मालिक डेविड के पास बेचने चला जाता है। यहाँ इसकी मुलाकात बांके नाम के एक दूसरे बटमार और ठग से मिलता है, जिसकी भूमिका BH देसाई ने निभाई है। उसके साथ यह आगे पार्टनर की तरह काम करने के लिए तैयार हो जाता है। वहाँ से लौटते वक्त शेखर की मुलाकात उस व्यक्ति से हो जाती है जिसकी घड़ी को उसने थोड़ी ही देर पहले चुरा ली थी। घड़ी चोरी होने के गम से वह व्यक्ति पूरी तरह से विचलित दिखता है। तब शेखर उसका हमदर्द बनकर उसके पास से जो कुछ पैसे थे उसमें जो उसने उसकी घड़ी जिसे उसने चुराया था उससे प्राप्त किए थे, उसमें से कुछ रुपये उसे दे दिया। उस व्यक्ति ने शेखर को बताया कि वह घड़ी बेचकर थिएटर जाना चाहता था। तब शेखर उसे अपने साथ थिएटर चलने के लिए कहता है। दोनों साथ साथ थिएटर जाते हैं और वहाँ उस व्यक्ति ने शेखर को बताया कि यह घड़ी उसकी अमीरी के दिनों की अंतिम निशानी थी, लेकिन किस्मत ने अब हालात बदल दिए हैं। अब उसके यहाँ काम करने वाले ने ही उसके साथ गद्दारी कर उसकी यह स्थिति बना दी है। साथ ही उसने स्टेज पर खड़ी नर्तकी रानी, जिसकी भूमिका मुमताज़ ने अदा की है, उसकी ओर इशारा करते हुए बताया कि वह उसकी बेटी रानी है, जो कभी बहुत अच्छी डांसर हुआ करती थी, लेकिन अब बदकिस्मती से वह गरीब हुआ और थिएटर अपने इस कर्मचारी इंद्रजीत ने ले ली। तब अंतिम दृश्य के देखने के दिन उसने खूब शराब पी ली थी और उसने अपना संगीत पर रानी को तब तक नचाता रहा
जब तक कि वह लड़खड़ा कर गिर न पड़ी, उसके पैर में लकवा मार गया। फिर परिवार चलाने और बेटी की इलाज में उसने इंद्रजीत से कर्ज लिए, जिसका सूद काफ़ी बढ़ गया। इसके बाद इंद्रजीत उसे दोनों बेटियों के सामने जिल्लत करने लगा। इस जिल्लत से बचने के लिए वह एक दिन घर छोड़कर भाग गया। तभी इंद्रजीत को देखकर वह वहाँ से भाग जाता है। उस रात शेखर चोरी करने के सिलसिले में घूम रहा होता है और रास्ते में एक आदमी का सामान पॉकेट मारकर वह भागता है। इसके साथ एक गजरा भी होता है। शंका होने पर पुलिस उसके पीछे पड़ जाती है। तब शेखर एक घर के अंदर प्रवेश कर जाता है। यह घर उस व्यक्ति की है जिसकी शेखर ने मदद की थी और यहाँ उसकी 2 बेटियां रानी और लीला, जिसकी भूमिका चंद्रप्रभा ने निभाई है, वह रहती हैं। यहाँ शेखर रानी को अपने चोर होने के बारे में बताता है, लेकिन रानी को यह यकीन नहीं होता। यहाँ तक कि जब लीला को उसके कोट में रखे फूलों से गजरे पर संदेह होता है तो वह शेखर से यह कहने कि उसके पिता ने उसे देने के लिए लाया था, जो किसी कारणवश अंदर आए बिना वापस लौट गए, तो रानी शेखर को अपने पिता का दोस्त समझ बैठती है और शेखर के पीछे लगी पुलिस को अपने आप को तंग करने का आरोप लगाकर भगा देती है। रानी की जिद पर शेखर रानी के ही घर में रुकता है और सुबह वहां से निकलने ही वाला होता है कि तभी इंद्रजीत का मैनेजर रानी के पास आकर सूद के पैसे मांगता है और न देने पर भला बुरा कहकर कुछ दिनों की मोहलत देकर चला जाता है। शेखर से यह सब देखा नहीं जाता है और वह रानी की मदद करने का निर्णय लेता है और इसी क्रम में वह रानी के यहाँ पेइंग गेस्ट के रूप में रहने चला आता है। 1 सप्ताह के बाद इंद्रजीत का मैनेजर फिर आता है और पैसा न होने की स्थिति में रानी पर पियानो बेचने के लिए दबाव बनाता है, जिसे वह जल्दी बेचना नहीं चाहता है क्योंकि वह उसके पिता की अंतिम निशानी है और इस पर वह मैनेजर उसको पैसा भी बहुत कम देता है, जिससे रानी पियानो को बाहर बेचने की बात करती है। वह मैनेजर तब रानी को धमकाते हुए उसके मकान को बिकवा देने की धमकी देकर वहाँ से चला जाता है। इस बीच शेखर उसका बटुआ उड़ा लेता है और उस पैसे से रानी के ऊपर का कर्ज चुका देता है। रानी के यहाँ रहते हुए शेखर ने एक दिन उसकी बहन लीला को उसके प्रेमी मोहन, जिसकी भूमिका कनू राय ने निभाई है, उसके साथ प्यार भरी बातें करते हुए देखा, लेकिन उसने कुछ कहा नहीं। लीला मोहन से कहती है कि वह अपनी शादी के लिए अपने पिता से बात करे, लेकिन मोहन ऐसा नहीं कर पाता है। इसके बाद कहानी फ्लैशबैक में चली जाती है, जहां इंद्रजीत के 2 बच्चों को इंद्रजीत की दूसरी पत्नी के साथ खाना खाते हुए दिखाया जाता है। यहाँ पर इंद्रजीत की नई पत्नी दोनों बच्चों को खुद को माँ कहने के लिए कहती है। छोटा बेटा मोहन तो उसकी बात मान लेता है, लेकिन बड़ा बेटा मदन इससे इनकार कर देता है। तभी इंद्रजीत वहाँ पहुँच जाता है और मदन को 2 झापड़ रसीद करता है, जिससे गुस्सा कर मदन वहाँ से फरार हो जाता है, यह कहते हुए कि उसकी माँ दूसरी है। एक दिन बांके सर से मिलकर यह बताता है कि वह जिस व्यक्ति के यहाँ नौकरी करता है वह बड़ा ही मालदार आदमी है और उसके लॉकर में ढेर सारी संपत्तियाँ पड़ी हैं। उसने उसका लॉकर को खोलने का नंबर भी पता कर लिया और वह चाहता है कि शेखर और वह दोनों मिलकर इसे साफ कर ले, लेकिन इस समय शेखर ऐसा करने से इनकार कर देता है। फिर एक दिन रानी के पैर में लगा डंडा टूट जाता है, लेकिन शेखर उसे अपने बाहों में भरकर नीचे उतारता है। शेखर उसके पैर की बीमारी को दूर करने का निश्चय करता है और उसके लिए वह शहर के नामी चिकित्सक से मिलता है और पैर के ऑपरेशन के बारे में बातचीत करता है। डॉक्टर ऑपरेशन पर 1,500 रुपया खर्च आने की बात कहता है। इस बीच शेखर एक औरत का मोती का हार चुरा लेता है और उसे रानी को इस हिदायत के साथ पहना देता है कि वह इसे पहनकर थिएटर में न जाए, क्योंकि वह जानता है कि यह थिएटर के मालिक की पत्नी का हार है। लेकिन लीला रानी को थिएटर जाने के समय जिद करके वह हार पहना देती है और जब शेखर को इस बात की जानकारी मिलता है तो वह दौड़ता हुआ थिएटर की तरफ जाता है, क्योंकि वह तो जानता है कि यह इंद्रजीत की पत्नी का हार है। लेकिन थिएटर में इंद्रजीत की पत्नी इंद्रजीत को रानी के गले में वह हार दिखाता है। नृत्य खत्म होते ही इंद्रजीत पुलिस इंस्पेक्टर को बुलाता है और उसकी खोई हुई हार रानी के गले में होने की बात कहता है। इसके बाद पुलिस रानी को पकड़कर पूछताछ करने लगती है। इस पर रानी वह हार तो पुलिस को दे देती है, लेकिन जिसने वह हार उसे दिया है उसका नाम नहीं बताती है। तभी शेखर भी वहां आ जाता है। पुलिस रानी को शेखर से यह पूछने के लिए कहती है कि उसने यह हार चुराया है या नहीं। इस पर शेखर उस हार को चुराने की बात स्वीकार कर लेता है। पुलिस उसे जेल ले जाने लगती है। इधर रानी भी, जो शेखर को अब तक एक धर्मात्मा के रूप में देख रही थी, वह भी अब शेखर से घृणा करने लगती है। जेल ले जाते समय शेखर पुलिस इंस्पेक्टर से 2 दिनों की मोहलत मांगता है, लेकिन शेखर के प्रति हमदर्दी जताते हुए
पुलिस इंस्पेक्टर उसे मोहलत देने से इनकार कर देता है क्योंकि उसके हाथ कानून से बंधे हुए हैं। तब शेखर बीच रास्ते में ही चलती गाड़ी से कूद कर भाग जाता है। फिर वह बांके से मिलता है और इंद्रजीत के घर चोरी करने की बात करता है। चोरी कर वह इस रुपये को डॉक्टर के फीस के रूप में एडवांस देकर ऑपरेशन करने की बात करता है और फिर वह बांके पर ही यह जिम्मेदारी छोड़ता है कि वह अस्पताल लाकर रानी का ऑपरेशन करा दे। बांके रानी को ऑपरेशन करा देता है और उसके पैर ठीक हो जाते हैं। इस बीच इंद्रजीत वहाँ चोरी होने की बात थानेदार को कहकर चोर को पकड़ने की बात करता है। वहीं दूसरी तरफ पुलिस अस्पताल में शेखर को देखकर उसे पकड़ने दौड़ता है, लेकिन शेखर यहाँ से फरार हो जाता है। तब डॉक्टर इस भेद को खोल देता है कि रानी का ऑपरेशन के खर्चे शेखर ने ही दिए थे। इधर मोहन लीला से मिलकर उसे बताता है कि उसके पिता कुछ दिनों के लिए उसे शहर भेज रहे हैं। इससे लीला काफ़ी चिंतित होती है और इससे पहले कि वह यह बता पाती कि वह उसके बच्चे की माँ बनने वाली है, मोहन को उसके पिता इंद्रजीत बुला लेते हैं, जिससे मोहन वहाँ से जल्दी से भाग कर चला जाता है। लीला जब इस बात की जानकारी रानी को देती है तो रानी अपनी किस्मत को लेकर फिर से रोने लगती है। कुछ महीने के बाद जब लीला के पास मोहन नहीं लौटता है तो रानी इंद्रजीत के पास लीला की शादी मोहन से करने की बात करती है, लेकिन इंद्रजीत उसकी गरीबी का मजाक उड़ाते हुए उससे 10,000 रुपया लेकर आने की बात करता है। इस बात को जानकर लीला एक सुसाइड नोट छोड़कर वहाँ से भाग जाती है, लेकिन जब वह सुसाइड करने के लिए जा रही होती है तभी दो व्यक्ति, जिसमें से एक उसका पिता होता है, वहाँ शराब पीते हुए गाना गा रहा होता है और किस्मत को कोस रहा होता है। तभी लीला वहाँ लड़खड़ा कर गिर पड़ती है। इसके बाद लीला अपने पिता के साथ रहने लगती है। इधर जब मोहन लौटकर घर आता है तो उसे अपनी माँ के द्वारा इन सारी बातों की जानकारी मिलती है, जिस पर वह भी घर छोड़कर भाग जाता है। तब इंद्रजीत की पत्नी इंद्रजीत पर दबाव डालती है कि वह लीला के संग मोहन का ब्याह कर दे ताकि मोहन यहाँ लौट सके। इसके बाद जब शेखर इंद्रजीत के घर रानी के इलाज के लिए पैसे चुराने आया था तब उसकी घड़ी का चेन और लॉकेट वहाँ छूट गया था, जिससे इंद्रजीत यह जान गया था कि शेखर उसका खोया हुआ बेटा मदन है, लेकिन उसके फिर से पकड़े जाने को लेकर बड़ी दुविधा थी। तब इंस्पेक्टर ने इंद्रजीत को बताया कि वह रानी का एक कार्यक्रम आयोजित करे, शेखर उसे देखने जरूर आएगा। इसके बाद इंद्रजीत रानी को नृत्य करने के लिए मनाने उसका घर गया तो रानी अब किसी शर्त पर उसके साथ थिएटर में काम करने के लिए राजी नहीं हो रही थी, और जब इंद्रजीत लगभग हार कर वहाँ से वापस लौट रहा था तभी रानी ने उसे एक कागज़ देते हुए शर्त दिखाया और उसे मानने पर नृत्य के लिए तैयार हुई। इंद्रजीत इससे मान गया और उस पर दस्तखत कर दिया। रानी ने इंद्रजीत से 2 अन्य वादे भी पूरे करने का वचन ले लिया था। निश्चित तिथि को दर्शकों की भारी भीड़ के बीच न सिर्फ शेखर रानी के नृत्य को देखने आया था, बल्कि लीला और उसके पिता भी उस थिएटर में रानी का नृत्य देखने आए थे। योजना के अनुसार नृत्य खत्म होते होते पुलिस ने शेखर को पकड़ लिया। साथ ही इंद्रजीत के आदमी ने लीला और उसके पिता को भी पकड़कर एक जगह पर रख लिया। पुलिस की उपस्थिति में इंद्रजीत ने जब घड़ी के चेन के आधार पर शेखर को अपने बेटे मदन के रूप में पहचानने की बात की तो शेखर ने इस बात से साफ इनकार कर दिया कि वह मदन है। यहाँ तक कि जब इंद्रजीत ने उसके पास से निकाले गए बटुए में से लॉकेट में उसकी माँ की तस्वीर दिखाई तो उसने उसे भी मानने से इनकार कर दिया। पुलिस उसे इस जेल में ले जाने के लिए जब हथकड़ी लगा रही थी तब पुलिस इंस्पेक्टर को उसके हाथ में मदन लिखा हुआ दिखाई दिया। इसी समय रानी वहाँ एक कागज़ लेकर आई जिसमें शेखर की रिहाई की बातें लिखी गई थी। तब इंद्रजीत ने शेखर को जेल न भेजने की अपनी शिकायत वापस ले ली। साथ ही पुलिस ने इंद्रजीत को यह भी बताया कि शेखर ही मदन है क्योंकि उसके हाथ में मदन लिखा हुआ है। इस पर शेखर ने कहा कि वास्तव में वह मदन ही है, लेकिन वह नहीं चाहता था कि वह अपने परिवार से में वापस मिले क्योंकि यह परिवार अब प्रतिष्ठित हो चुका है और वह एक नामी चोर बन गया है। पुलिस ने इंद्रजीत से एक आवेदन भी लिखकर देने के लिए कहा ताकि शेखर की गिरफ्तारी पर रोक लग सके। इंद्रजीत ने ऐसा ही किया। साथ ही उसने रानी से कहा कि उसके 2 अन्य वायदे भी उसे पूरे करने हैं। तब उसने अपने आदमियों से लीला और उसके पिता को भी वहाँ बुला लिया और कहा कि उसने गलत ढंग से रानी और लीला के पिता की संपत्ति हड़प ली थी और उन लोगों के साथ बड़ा अत्याचार किया था, लेकिन उसके बेटे ने अपने कृत्य से उसकी आंखें खोल दी है। वह शेखर की शादी रानी से और मोहन की शादी लीला से करने के साथ साथ उसके पिता के कर्ज माफ कर अपना प्रायश्चित करना चाहता है। इसके बाद शेखर की रानी के संग और मोहन का लीला के संग ब्याह के साथ ही यह फिल्म समाप्त हो जाती है।